सियासी और आम जनता के बीच एक लंबा अनुभव रहा है शिवराज सिंह चौहान के पास, और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दोनों ही अपने आप में खास हैं और सियासी तौर पर भी अपने आप में खास हैं। पर शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से हमने देखा है, उनके काम करने का जो स्टाइल है, ऐसे में ये एकदम परफेक्ट आता है, फिट बैठता है। अब देखना होगा कि किसानों की किस तरीके से वे भलाई करते हैं या किस तरीके से तस्वीरें बदलते हैं, हिंदुस्तान की तस्वीर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा मंत्रालय है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी है शिवराज सिंह चौहान के सामने, जहां पर किसानों के दर्द की एक लंबी फहरिस्त है हम सब के सामने। और वे मध्य प्रदेश में लंबे वक्त तक उन्होंने काम किया है, तो निश्चित तौर पर वे समझते हैं कि किसानों के सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, एक लंबा वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में शिवराज सिंह चौहान सत्ता पर काबिज रहे हैं और निश्चित तौर पर वे समझते हैं कि क्या कुछ मुश्किलें हैं किसानों के सामने। क्या माना जा रहा है, उन्हें ये मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या उम्मीद करें, क्या कुछ खास हो सकता है या उनके स्टाइल से आप भी वाकिफ हैं, किस तरीके से देखा जाए? जी अमृत, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है और ये जो यकीन से हम ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े हुए न केवल एक नेता हैं, बल्कि जन जन में उनकी अपनी एक छाप है। और उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार में सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन चलाया और अपनी पहचान न केवल मध्य प्रदेश में बनाई, बल्कि देश भर में वो अपनी योजनाओं के लिए जाने पहचाने जाते हैं। और खास तौर से वो एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार से आने के बाद में अगर खेती किसानी से जुड़ी हुई बातों को हम समझें तो वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसानों के साथ में किस तरह की कनेक्टिविटी होना चाहिए, वो बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही बात शायद प्रधानमंत्री मोदी ने नोटिस की और जो किसान सेक्टर था, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मोदी सरकार के लिए एक कमजोर कड़ी बना हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे एक बड़े जिम्मेदार नेता को ये दायित्व दिया गया है। और यकीनन अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि शिवराज सिंह चौहान न केवल इस मंत्रालय में अपनी एक अलग छाप छोड़ने में कामयाब होंगे, बल्कि वो किसानों से कनेक्टिविटी करके लगातार जो है किसानों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का भी प्रयास करके नई नई योजनाओं को लागू करने का काम करते हुए दिखाई देंगे। जी अमृत, बिल्कुल। अतुल जी, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देखते हैं, क्योंकि एक अगर हम इलेक्शन के तौर पर भी देखें तो एक बड़ा तबका जो है वो खेती किसानी से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण विकास विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, और ये वो मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार इनके विपक्ष के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो किस तरीके से देखा जाए चुनौती के तौर पर? जी अभी देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी चुनौती है और शिवराज सिंह चौहान को निश्चित तौर पर ये चुनौती के रूप में ही देखना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो विश्वास जताया है, अगर हम इससे पहले कृषि मंत्री की बात करें तो मोदी कार्यकाल में नरेंद्र सिंह तोमर जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश के स्पीकर हैं वो हुआ करते थे, और उनके बाद में अब जब मध्य प्रदेश से ये चेहरा कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान का सामने आया है, तो ये निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के लिए एक चुनौती है, लेकिन वो इस चुनौती को पूरी तरह से पार करके और अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे। इस तरह से हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं। अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को जो मौका मिला था अब तक निशाना लगाने का, तो उन सब बिंदुओं को भी शिवराज सिंह चौहान ने बेहतर तरीके से स्टडी किया है। और जहां तक उनको पहले से अगर कहीं इंगित होगा या पहले से उनको इस बात का समाचार होगा कि उन्हें कृषि मंत्रालय दिया जा सकता है, तो वो निश्चित तौर पर एक स्टडी करके इस मंत्रालय में प्रवेश करेंगे और इस मंत्रालय में किसानों के हित में, और जहां तक जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात है, तो उस मंत्रालय को भी ग्रामीण क्षेत्र से अपने आप को जोड़कर, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी एक बहुत अलग पहचान रखते हैं। ग्रामीणों से उनकी सीधी कनेक्टिविटी है, लोगों को नाम लेकर के वो पुकारते हैं और जमीन से जुड़ी हुई बातों को समझते हैं। किसान की क्या परेशानी है, महिलाओं की क्या परेशानी है, ये सारी परेशानियां, ये सारी समस्याएं उनको व्यक्तिगत तौर पर मालूम है। इसलिए इन दोनों मंत्रालयों को चलाने में शिवराज सिंह चौहान जी को कोई कठिनाई ज्यादा नहीं आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर वो इसे बहुत महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखेंगे। अतुल जी, एक बड़ी खबर है, दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये एक
बदलाव जरूर देखा गया, क्योंकि वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय में थे और उसके बाद में अब उनका मंत्रालय बदल करके उन्हें जो है टेलीकॉम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये निश्चित तौर पर एक बदलाव है। हम ये भी इस बात को देख सकते हैं कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय में रहते हुए अपनी बेहतर सेवाएं देने की कोशिश की और जिस दौरान उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तब तक उन्होंने काफी सारी योजनाओं को लेकर के काम किया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एयरपोर्ट बेहतर तरीके से बनाए गए और हवाई जहाजों का संचालन जो है बेहतर तरीके से किया गया। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने उनकी योग्यता को देखा और जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है जिसमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसे बेहतर बनाने की ज्यादा जरूरत है, वो एक ऊर्जावान नेता को सौंपते हुए उन्होंने टेलीकॉम मिनिस्ट्री को भी डेवलप करने के लिहाज से ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये दायित्व सौंपा है और निश्चित तौर पर वो एक जो नई जिम्मेदारी है इसे पूरा करते हुए टेलीकॉम मिनिस्ट्री को भी बेहतर बनाने की दिशा में काम करते हुए दिखाई देंगे। ये कयास जो है लगाए जा सकते हैं या ये कल्पना की जा सकती है। जी बिल्कुल अतुल जी, विपक्ष इन मुद्दों को भी लेकर, कम्युनिकेशन के मुद्दे को लेकर या पिछली बार आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम के मुद्दे को लेकर हावी रहा है, तो क्या उम्मीद करें, क्या दूरसंचार मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है तो कुछ तस्वीरें बदल सकती हैं कम्युनिकेशन के मामले में? खासकर क्या सरकार कुछ आम जनता के लिए कोई बड़ा प्लान कर सकती है? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बेदाग छवि के राजनेता है, उनके ऊपर करप्शन का कोई आरोप नहीं है और जहां तक उनकी राजनीतिक कुशलता की बात है तो उन्होंने जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है, उनको पूरा मैनेजमेंट का ज्ञान है। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो उनसे अपेक्षा करते हैं कि इस सेक्टर में वो एक नया बदलाव ला करके इस चुनौती को स्वीकार करें और इस मंत्रालय को बेहतर तरीके से करें। जहां तक आपने स्टैम्प की बात विपक्ष के द्वारा उठाई जाने वाली थी तो उस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के दिमाग में पूरा के पूरा खाका होगा और क्योंकि वो एक बगैर करप्शन वाले नेता हैं, उनके आसपास करप्शन फटक नहीं सकता, वो बेदाग छवि के नेता हैं, तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष को भी मुंह तोड़ जवाब दे करके और इस विभाग को चमकाने में कामयाब होंगे, ऐसी कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल अतुल जी, अगर हम देखें जो मंत्रालय मिले हैं, जाहिर सी बात है सरकार, केंद्र सरकार तो पूरे देश के लिए है, लेकिन मध्य प्रदेश की उम्मीदें भी बढ़ी हैं शिवराज सिंह चौहान को जो मंत्रालय मिला है। अगर हम विदिशा की बात करें या फिर पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो क्या उम्मीद की जा रही है कि कहां कहां चुनौती है जहां पर कुछ तस्वीर जो है वो बेहतर नजर आए, खासकर मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझें तो? जी देखिए अमृत जी, अगर हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो कि एक किसान परिवार से आते हैं और मध्य प्रदेश के लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे हैं और लोग उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, उनकी कार्य कुशलता को भी जानते हैं, उनकी कार्यशैली को भी पहचानते हैं। इसके साथ साथ अगर हम उनकी कनेक्टिविटी की बात करें, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि शिवराज सिंह चौहान की जमीनी कनेक्टिविटी है, किसान के साथ हो या अन्य लोगों के साथ में हो, तो अगर हम किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो बहुत बेहतर परिणाम सामने आने की परिकल्पना अभी से लोग कर रहे हैं और जानकार जो हम बात कर रहे हैं जिन लोगों से, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर न केवल देश के जो भौगोलिक स्थिति है कृषि को लेकर के उसमें बदलाव देखा जाएगा शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, बल्कि मध्य प्रदेश में जो भौगोलिक स्थिति जिसको वो बेहतर तरीके से समझते हैं, जिस पर जमीन पर विदिशा का चाहे वो इलाका हो, चाहे ग्वालियर संभल संभाग की बात करें या महासमुंद की बात करें, तो वो चारों तरफ, चाहे वो मालवांचल की बात करें, सारे किसानों की समस्याएं अलग अलग हैं और हर क्षेत्र के किसानों की क्या समस्याएं, उनको क्या जरूरतें हैं, उनके लिए क्या योजनाएं बनाई जानी चाहिए, ये सारी बातों का ज्ञान बखूबी उनको है और यही कल्पना की जा रही है, यही उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वो निश्चित तौर पर देश की भौगोलिक स्थिति के साथ में मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को समझते हुए बेहतर परिणाम सामने ला करके और अपने इस कृषि मंत्रालय को एक नया आयाम देंगे। ये बिल्कुल, तोखन साहू को आवास राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अतुल जी, इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि नई कैबिनेट की बैठक में पहला जो बड़ा फैसला लिया गया वो ये है कि पीएम आवास योजना में 3 करोड़ नए घरों का निर्माण होगा, तो इससे भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो बेघर लोग हैं उनको खुद का घर दिया जाए और एक ही चुनौतीपूर्ण मंत्रालय होता है। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में न केवल पुराने घरों में जो लोग रहते हैं उनको ला करके नए घरों में शिफ्ट किया जाता है। तो प्रधानमंत्री ने ये मंशा जाहिर की है कि 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे, तो उसको बनाने के लिए चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा और जो मंत्रालय दिया गया है इस मंत्रालय में निश्चित तौर पर ये काम होता हुआ दिखाई देगा
और ये यकीनन जो है एक बहुत महत्वपूर्ण शासन की योजना है जिसको हम क्रियान्वित होते हुए देखेंगे। बिल्कुल अतुल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, दर्शकों को तब तक अपडेट दे दें जो मंत्रिमंडल में कैबिनेट की बात हो रही है उसमें जो तस्वीरें सामने आई हैं आपके सामने हम लगातार दिखा भी रहे हैं। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी, अमित शाह को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से इन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। तो चेहरे जो हैं जो पहले हम देखते थे कुछ वैसी ही तस्वीर नजर आ रही है। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण, धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय, मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय। सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव जी, अतुल जी भी हमारे साथ हैं, उनसे हमने कई मसलों पर चर्चा की है। देव जी, आप किस तरीके से देखते हैं ये 3.0 की जिसकी बात हो रही है, तस्वीरें बदली हैं पर कुछ हद तक वैसी ही नजर आ रही हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी जो शिवराज सिंह चौहान को वो कृषि मंत्रालय, इसके साथ साथ तोखन साहू को बड़ी जिम्मेदारी आवास विभाग की राज्य मंत्रालय के तौर पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी की भी जानकारी सामने आ गई है। किस तरीके से आप देखते हैं इस कैबिनेट को? नहीं, देखिए दो बातें हैं इसमें। मध्य प्रदेश अगर अपन उत्तर भारत की तरफ से देखेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा इसमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिन मंत्रियों ने अच्छे काम किए थे उनको एक तरह से रिवॉर्ड देते हुए विभाग नहीं बदले गए हैं, है ना, क्योंकि स्टेटस को मेंटेन किया गया है। गडकरी जी ने नेशनल हाईवेज में अच्छा काम किया तो उनको एक बार, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट बीच में लटके हुए हैं, चाहे रेल का मामला ले लें, चाहे हम नेशनल हाईवेज का मामला ले लें, तो ये जो लटके हुए विभाग हैं इनके कामों की गति प्रभावित ना हो इस बात का ध्यान रखा गया है। और नरेंद्र तोमर की जगह नरेंद्र तोमर जब मंत्री थे तो जो विभाग उनके पास थे और उन्हीं सारे विभागों को शिवराज सिंह को दिया गया है, क्योंकि शिवराज सिंह के पास एक लंबा तजुर्बा है जनता से सीधे कनेक्ट होने का। वो किसान परिवार के सदस्य हैं, किसान के बेटे हैं, इसके अलावा वो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति हैं और किसान आंदोलन की एक लंबी जो लड़ाई चली आ रही है उसको नियंत्रित करने की बात करेंगे। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपेक्षाकृत वैसा विभाग नहीं दिया जा रहा जिस तरह का वो काम करते हैं और जिस तरह की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि दूरसंचार विभाग में बहुत कुछ करने के लिए अभी तो दिखाई नहीं देता। हो सकता है आगे कोई प्लानिंग करी जाए, क्योंकि जिस तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन हुआ है उसमें बहुत कुछ प्राइवेट एजेंसियां काम कर रही हैं, तो उसमें करने को बहुत कुछ नहीं बचा है। तो माना जा रहा था कि उनको कोई एक ऐसा विभाग दिया जाएगा जिसमें टेक्निकल तौर पर बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना हो, रेल मंत्री बनाया जा सकता है, या जिस तरह से उन्होंने अच्छा काम सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में किया था, रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट बनाए थे, तो वो मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि विभाग, बहुत सारे विभागों को सहयोगी दलों को भी बांटना होता है, गठबंधन का अपना एक धर्म होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, अतुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, आप भी हमारे साथ बने रहें। अतुल जी, एक बड़ा सवाल ये है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विभाग को लेकर देखा जा रहा है कि ठीक है, पर अगर आप समझे मौजूदा वक्त में दूरसंचार मंत्रालय भी बेहद खास है, क्योंकि अगर यहां पर कुछ बदलाव किए जाते हैं, कुछ बेहतरी की जाती है, तो सीधे तौर पर ये वोटर्स को कनेक्ट करता है। जो रेवोल्यूशन के तौर पर हिंदुस्तान में इंटरनेट और कम्युनिकेशन में जो तब्दीली आई है, अगर सरकार कुछ बेहतर करे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगले चुनाव में ये सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला भी है। बिल्कुल अमृत, आपने 16 आने बात सही कही है। निश्चित तौर पर ये एक चुनौतीपूर्ण मंत्रालय है और यही वजह है, मैं जहां तक जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली भी कह रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक न रखते हुए ये कहूंगा कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी क्वालिटी को, उनकी योग्यता को परखा है, उनके मैनेजमेंट को देखा है और उनकी कार्यकुशलता को समझते हुए एक चुनौतीपूर्ण मंत्रालय दिया गया। अगर आप वर्तमान में इस मंत्रालय को देखेंगे तो ये डंप मंत्रालय है और इस डंप मंत्रालय को अगर कहीं ना कहीं खड़ा किया जाता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में न केवल भाजपा को उसका फायदा होगा बल्कि सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता के बीच में बेहतर तरीके से रखने में कामयाब होंगे और यही वजह मुझे दिखाई देती है। और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, वो अपनी कुशलता पर पूरा यकीन रखते हैं और इस मंत्रालय में आप देखेंगे कि आने वाले समय में
चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे और बेहतर से बेहतर काम इस मंत्रालय में होता हुआ दिखाई देगा निश्चित तौर पर। जी बिल्कुल देव जी, एक जरा सियासी मामले को लेकर समझना चाहेंगे आपसे। विपक्ष चुनाव हारने के बाद भी अब मुस्कुरा रहा है और सहयोगी दलों को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये यहाँ पर एनडीए की सरकार है, सहयोगी भी बेहद खास है, विभागों के बंटवारों को लेकर भी कई बातें कही गई, लेकिन वो तस्वीर अब तक तो नजर नहीं आई है। जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके तो बंटवारे हो गए और रुप्रिया पटेल को एक विभाग की जिम्मेदारी मिली, लेकिन ये अब तक पूरी जानकारी सामने नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े विभाग हैं वो तो चले गए, यहाँ अब तक सामने आ ही गए हैं। तो किस तरीके से देखें इसे? देखिए, वैसे तो ये मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई नया गठबंधन में दल शामिल नहीं है। ये इलेक्शन के पूर्व जो कहते हैं ना गठबंधन थे, तो इसलिए ये चीजें निकल गई। और गठबंधन धर्म के बारे में भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बना के चला चुकी है। अब जहां तक सवाल ये होता है कि उनमें मतभेद होने की स्थिति है, तो सामान्य तौर पर शुरुआती दौर में मतभेद नहीं होते, क्योंकि गठबंधन के जो दल हैं उनको भी ये पता है कि अभी अगर हम विवाद करेंगे तो उनको अभी जनता के बीच जाना पड़ेगा और इस हैसियत में अभी कोई नहीं होता। तो इस तरह से और बंटवारा अभी, और दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और गठबंधन में पहले से भी थे, केवल जेडीयू को छोड़ दिया जाए, कुछ समय तो जेडीयू भी रहा, तो उनको ये पता है कि जो काम प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं अगर उनको हटाया जाएगा तो निश्चित तौर पर चाहे विदेश नीति की बात हो, चाहे फाइनेंस की बात हो, चाहे जो है रेलवे की बात हो, चाहे सिविल एविएशन की बात हो, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में पड़ी हुई हैं और इनका गतिरोध होगा तो नुकसान सबको होगा। और गठबंधन के बीच में जो दरारें आने की संभावना रहती है वो शुरुआती 6 महीने में तो इसके लेके कोई संभावना न थी न है। तो विपक्ष भले ही मुस्कुरा रहा हो, लेकिन वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके हाथ फिलहाल खाली ही रहने वाले हैं। बिल्कुल। अतुल जी, जिस मजबूरी का जिक्र हो रहा था सियासी तौर पर कि ये एनडीए गठबंधन है, इसमें जो सहयोगी दल है उनकी स्थिति जो है काफी बार्गेनिंग वाली या मजबूरी वाली सरकार का जिक्र हो रहा था, तो वो तस्वीरें तो अब तक नजर नहीं आ रही। और जो काम करने का तरीका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कैबिनेट की तस्वीर देख के तो ऐसा ही लगता है कि आगे वही तस्वीर नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा था कि जब उनको जो पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में मीटिंग के लिए वो पहुंचे थे, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था ये मोदी की गारंटी है और मोदी वैसे ही सरकार चलाएगा, आप सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो सरकार है वो मोदी के मार्गदर्शन में ही चलेगी और इस बात को स्वीकार करने के लिए एनडीए के घटक दलों ने न केवल सहमति दी है बल्कि मोदी का हाथ भी मजबूत किया है। हालांकि कहीं ना कहीं कमजोरी जो है साफ तौर पर सामने आ रही है। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात को यहाँ लागू करें तो टीडीपी जो है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय लेने में सफल हुई, तो उसके पीछे वजह थोड़ी सी दबाव की भी मानी जा सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा के पूरा सिस्टम है वो नरेंद्र मोदी के हाथों में है और वो जैसे चाहेंगे वैसे ही सरकार का संचालन करेंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सीसीआई में कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें पूरा का पूरा जो है मैनेजमेंट वैसा के वैसा ही है। चाहे हम नितिन गडकरी की बात करें, चाहे हम राजनाथ सिंह की बात करें, चाहे हम अमित शाह की बात करें या फिर निर्मला सीतारमण की बात करें, तो जो पूरा के पूरा एक सिस्टम है वो मोदी के हाथ में है, पूरा कंट्रोल में है और उसी के दृष्टिगत और उसी के चारों तरफ घूमता हुआ ये राजनीतिक परिदृश्य आपको दिखाई देगा। हालांकि जो बार्गेनिंग वाली स्थिति है वो बहुत हद तक अभी तक तो परिदृश्य नहीं हुई है, लेकिन आगे चलकर क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। जी अभी बिल्कुल। देव जी, आम जनता के बीच अगर हम बात करें, पब्लिक रिएक्शन किस तरीके से सामने आ रहे हैं? अब तक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से देखा जा रहा है? शिवराज सिंह चौहान को लेकर उम्मीद थी, तस्वीरें सामने आ गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी चेहरे हैं, जल्दी वो भी अपडेट सामने आएंगे, लेकिन पब्लिक के बीच में रिएक्शन कैसा नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, पब्लिक को बड़ी उम्मीदें हैं और खासतौर पर जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपना सर्वश्रेष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी को सौंपा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सौंपा है। टोटल जो 41 सीटें उसमें से 40 सीटें उनको सौंपी है। केवल एक सीट छत्तीसगढ़ की गई है, बाकी सारी सीटें मध्य प्रदेश तो पूरा का पूरा ही उनको सौंप दिया है। तो उनको बड़ी उम्मीद है, अपेक्षा है, क्योंकि वो उन्होंने गठबंधन को वोट नहीं दिया, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो वो वोट ही इसी काम के लिए दिया गया है कि जो विकास की गति है वो तेज गति से चले। चूंकि शिवराज सिंह 18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको लगता है कि शिवराज सिंह के समय जो विकास के काम शुरू हुए, चूंकि वो पावरफुल रहेंगे तो वह गति मिलती रहेगी।
तो इसीलिए ये है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो विभाग है उसको लेके तो थोड़ा सा उनके जो समर्थक हैं या जो अपेक्षा करते थे वो मायूस है, क्योंकि दूरसंचार विभाग अब फिलहाल जो है एक तरह से एक अथॉरिटी की तरह ही काम करता है। उसके पास खुद के लिए करने को कुछ ज्यादा रहता नहीं है। तो पॉलिसी मेकिंग की दृष्टि से वो अच्छा है, लेकिन जनता की दृष्टि से या जनता को सीधे बेनिफिट कराने के लिए या डेवलपमेंट के काम आगे बढ़ाने के लिए वो विभाग कोई बहुत अच्छा विभाग आज की तारीख में नहीं है। कल हो सकता है कि इसके स्वरूप को रीस्ट्रक्चर किया जाए। बिल्कुल। तो हालांकि इसमें तब्दीली, हाँ, ये तो आगे भी हम देख सकते हैं। लेकिन अतुल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि कैबिनेट में बड़ा बैलेंस नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं अगर आपको सीटें कम आई हैं तो उसका एक प्रभाव नजर आए, या कहीं बहुत ज़्यादा आई हैं, कहीं कहीं 100% आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश, तो उसका एक फ़र्क पड़े। बड़ी बैलेंस वे में कैबिनेट की तस्वीर अब तक नजर आ रही है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैबिनेट की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बैलेंसिंग है, और बैलेंसिंग होने के साथ साथ मोदी ने जैसा कि साफ तौर पर पहले भी कहा था कि उनकी नजर में देश हित सर्वोपरि है, और वो देश हित के लिए ही काम करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और उसी की छवि जो है साफ तौर पर अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल में आज देखने को मिल रही है। जहां तक देवश्री माली जी जनता की कनेक्टिविटी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को जोड़कर जो बात कर रहे थे वो बोले आने सही है कि ज्यादा कुछ करने के लिए इस विभाग के पास कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि एक डंप विभाग है, लेकिन इसी बात को अगर आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब प्रमोद महाजन जो है टेलीकॉम मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनके समय में इसमें डेवलपमेंट हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। अतुल जी, देव जी, आप हमारे साथ बने रहें। लेकिन इस बीच एक अपडेट है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया से हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी ने बात की है, और विभागों के बंटवारे भी हो गए हैं। क्या रिएक्शन है, जरा सुनते हैं। पिताजी के लिए मिनिस्ट्री हो जाती है। बहुत इन चारों भाग को साथ लेके आने का एक लक्ष्य था हमारा, ताकि क्रिकेट की जो रफ्तार है वो और भी तेज़ हो, और यही है दूसरा लक्ष्य एमपीएल का। रेवोल्यूशन की क्योंकि मैंने बात की, टेलीकॉम मिनिस्ट्री आपके पिताजी को दी गई है। हमने देखा है पिछले साल में बहुत बदलाव हुआ है, पिछले खासतौर से हमने जो 10 साल देखे हैं। किस तरह से देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट आपके पिताजी के लिए मिनिस्ट्री हो जाती है? बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे पिताजी हर जिम्मेदारी 200% दे के लेते हैं, और मैं जानता हूँ ये जिम्मेदारी भी वो इतनी ही गंभीरता से लेंगे और बदलाव लेके आएंगे। और मैं बहुत खुश हूँ, और अपनी मैं जनता को, पूरे देश की, मध्य प्रदेश की, और ख़ास करके गुना क्षेत्र की जनता को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके द्वारा। उन्होंने हमें सहायता दिया है, हम पे विश्वास रखा है और आशीर्वाद दिया है, और हम चाहते हैं कि अगले 5 साल ये जो आशीर्वाद उन्होंने दिया है, जो सहायता उन्हें दिया है, इसको वापस हम प्रगति के साथ करें। एक बहुत हम कह सकते हैं कि मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन करूंगी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग अपने पिताजी से, क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री है, आपको क्या लगता है, क्योंकि हम 5G की तरफ बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे देखते हैं कि इसको और गति मिल सकती है? टेलीकॉम एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपने कहा 5G एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें बहुत होगा, और जो हम युवा पीढ़ी हैं टेक्नोलॉजी के साथ तो बहुत ही काम करते हैं, और स्पेशली इंटरनेट एंड 5G, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है इसमें योगदान देने के लिए, और युवाओं के साथ जुड़ने के लिए, और कंपनीज के साथ जुड़ने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे थे महाआर्यमन, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि जो एक चुनावी वक्त था, उस वक्त वो जो है वो लगातार अपने पिता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चल रहे थे। लेकिन आज क्योंकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है, उसको लेकर उन्होंने खुशी जाहिर की है, और क्योंकि एमपीएल के चेयरमैन हैं और मध्य प्रदेश का खुद का एक लीग शुरू हो रहा है, इसको लेकर भी वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।